सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 71 जो कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं और पुनरावृत्ति कर रहे हैं पार्ट 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय की। और आज इसमें हम स्रोत आधारित प्रश्नों के उत्तर करने की कोशिश करेंगे। यानी इसमें क्या होता है, एक अनुच्छेद होता है और उसी पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं जिनका हमें उत्तर देना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहले हमें अनुच्छेद को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। तो देखा आपने कि किस तरह से पहले विश्व युद्ध ने यूरोपीय समाज पर राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। और अब क्या होने लग गया था कि सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था। खंदक यानी वो सिपाही जो बंकरों में रहकर अपना जीवन जीते थे और लड़ते थे। लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गईं, जबकि हाल ही में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। क्यों मिलने लगा? क्योंकि आपको याद हो कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद जब जर्मनी हार गया तो वहाँ पर वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी। यानी कहने का मतलब है लोकतंत्र का विचार अभी अभी आया था। इसलिए क्योंकि उस वक्त लोकतंत्र एक नया विचार और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। इसलिए जो रूढ़िवादी तानाशाह थे ना, उनको ही व्यापक जन समर्थन मिलने लग गया था। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है कि अब जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सैनिकों को ज़्यादा सम्मान मिलने लग गया था और कैसे कैसे क्या हुआ था। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। तो देखिए, आपको निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के ही उत्तर लिखने हैं। तो मैंने तो 5 प्रश्नों के उत्तर लिख दिए, आप इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट दे रखी है, कथन दे रखा है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। जैसे यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप किसने छोड़ दी थी? तो बताइए किसने छोड़ दी थी अपनी गहरी छाप? मीडिया ने, राजनेता ने, सरकार ने या प्रथम विश्व युद्ध ने? तो सही आंसर है प्रथम विश्व युद्ध ने। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि वाक्य को सही करके लिखिए। यानी जो वाक्य दे रखा है वो गलत है, आपको उसको सही करके लिखना है। जैसे पहले महायुद्ध के दौरान यूरोप में आम नागरिकों को सिपाहियों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। तो आप बताइए, क्या आम नागरिकों को सम्मान मिला था या सिपाहियों को? तो सही इसका उत्तर है कि पहले महायुद्ध के दौरान यूरोप में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। असल में सिपाही खंदकों में बड़ी कैसी जिंदगी जी रहे थे? दयनीय जिंदगी जी रहे थे। फिर चौथा है कि पहले महायुद्ध में किन की जिंदगी दयनीय थी और क्यों? तो देखिए, पहले महायुद्ध में खंदकों की जिंदगी दयनीय थी। खंदक जो कि वो सिपाही होते हैं जो बंकर में रहकर जिंदगी बिताते हैं और अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं।
क्योंकि वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते, वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे, इसलिए उनकी जिंदगी बहुत दयनीय थी। हालांकि आपको 4 ही क्वेश्चन करने, मैंने 5वें का भी आंसर दे रखा है। रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जनसमर्थन क्यों मिल रहा था? देखिए, रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जनसमर्थन इसलिए मिल रहा था क्योंकि उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे अनुच्छेद पर। तो दूसरा अनुच्छेद पढ़ते हैं। हिटलर जबरदस्त वक्ता था, यानी वो बोलने वाला था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वे अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। फिर हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। राजनीति करने की एक नया तरीका उसने निकाला। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। गोलबंद का मतलब अपने सपोर्ट में लाने के लिए वो इन सब की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक छपे, लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। तो अब आपने अनुच्छेद समझ लिया। अब हम इस पे आधारित प्रश्नोत्तर करते हैं। निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए, यानी केवल आपको 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। जैसे पहला है रिक्त स्थान भरिए। तो हिटलर ने किसकी एक नई शैली रची थी? राजनीति की एक नई शैली रची थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि सत्य व असत्य लिखिए। तो हिटलर एक ज़बरदस्त वक्ता नहीं था, तो ये सही है? नहीं, असत्य है। फिर दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, हिटलर के लिए भारी समर्थन दर्शाने के लिए नाज़ियों ने क्या किया? तो उसका उत्तर है कि हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। फिर इसके बाद है चौथा प्रश्न, वाक्य को सही करके पुनः लिखिए, यानी वाक्य गलत है उसको सही करके आपको लिखना है। तो देखिए, स्वास्तिक छपे, लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शांति प्रदर्शन का हिस्सा थी। क्या शांति प्रदर्शन का हिस्सा थी? नहीं। स्वास्तिक छपे, लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। और फिर 5वां प्रश्न, हिटलर अपने भाषणों में क्या क्या वादे करता था? तो देखिए, वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर पहन के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।